Hello children, today we are going to start with chapter 5, that is the rise of empires. So in this chapter I will tell you about what is empire, Magad का कैसे rise होता है, what were the different prevailing situations over here, Greeks कैसे आते हैं, Alexander's efforts to conquer India. Then we will study about the modern empire. And then we have the story of Kautilya, then Ashoka, the king who chose peace, modern administration, उसका art and architecture and the decline. फिर धीरे धीरे क्या होता है, moderns का decline हो जाता है. So let's talk what is an empire. So word empire, what it is, it's derived from Latin word that is imperium, means supreme power. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, एम्पायर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स और टेरिटरीज ओवर विच अ पावरफुल रूलर और ग्रुप ऑफ रूलर एक्सर्ट पावर, राइट. जिसके क्या होता है, ये वो ग्रुप होता है जहां पे कोई पावरफुल रूलर बैठा हो, राइट. सो द स्मॉल टेरिटरीज स्टिल हैड देयर ओन रूलर बट दे वर ऑल tributaries to the emperor who ruled the whole territory. So in ancient Sanskrit text, word commonly used for emperor made this clear that it includes emperor के लिए हम सम्राट meaning the lord of all supreme ruler, adhiraj or overlord, and then we have raj adhiraj means king of king, राजा का राजा. Indian history is full of empires. India history क्या है, full of empires है, and these empires rose, expanded, lasted for a while and declined. So, in fact, the last empire that ruled the subcontinent existed less than a century ago. But now is the time to tell that story. We start at the other end on the time. So, we may understand, हम understand करें how empire functioned in distinct paths. इस चैप्टर में आपको बताऊंगी पहले पास्ट में कि कैसे एम्पायर एग्जिस्ट करता था और क्या क्या इंडिया के इवोल्यूशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ा. सो हेयर आर सम फीचर्स ऑफ एन एम्पायर. फर्स्ट इज ये मेंटेन एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट अंडर द कंट्रोल, और वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड भी करते थे, कंट्रोल भी करते थे और उसको प्रोटेक्ट भी करते थे, कोई बाहर से आके एग्रेशन ना करे. नेक्स्ट इज डिजाइन एंड मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल टू मैनेज टेरिटरी. ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे, मेंटेन करते थे लॉ. मेक्स एन इशू करेंसी, बनाते भी थे करेंसी को, इशू भी करते थे, पे करते थे, मेजर्स करते थे. कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेज, माइंस, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. नेक्स्ट, इनकरेज आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट एंड सेंटर ऑफ लर्निंग. ये कम्युनिकेशन मेंटेन करते थे, नेटवर्क एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ट्रेड करते थे और लोगों का वेलफेयर भी करते थे. सो ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स. So conducting military campaigns, especially in distant land, is not as simple as it might seem. So maintaining an army is costly होता है. भाई आर्मी को मेंटेन करना, उनका बहुत सारा खर्चा होता है, उनको पैसे देना, उनकी देखभाल करना, तो बहुत कॉस्टली अफेयर है. और soldiers need to fed, clothed, equipped with weapons and paid. So elephants and horses are also needed to. भाई जो उनके एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, उनकी भी केयर करनी पड़ती थी, रोड्स भी अच्छी बनानी पड़ती थी, शिप्स भी होती थी. ऑल दिस रिक्वायर कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर. भाई इसके लिए इकोनॉमिक पावर भी अच्छी होनी चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए वर्कफोर्स पे और एक्सेस भी होना चाहिए रिसोर्सेज पे. सो वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड ट्रेड, दे आर द की फॉर मेंटेनिंग द एम्पायर. और अगर आपको इंश्योर करना है लोगों का वेलफेयर और उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, सो देयरफॉर एस्टैब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स ओवर द एम्पायर्स टेरिटरी एंड बियॉन्ड वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. So that way the good traded grew in quantity and variety and more trade meant for more income. So here we should keep in mind that just isolated individual carrying out their own business, जो अपना business अपने आप carry out कर रहे हैं, they soon realized that advantage of joining forces and creating guilds. So guilds क्या थी? These were powerful association of trade, craftsmen, moneylender और agriculturist. As far as evidence shows, a guild had a head and an executive officer who were supposed to have a variety of ethical qualities. Two things made trader guilds a remarkable institution. पहला क्या था? They brought people together and ended up forming collaboration rather than competing. ठीक है, कंपटीशन के साथ वो कोलैबोरेशन करते, ना कि कॉम्पीट कर रहे थे किसी चीज को. सो कल्टिवेटर, सेकंड एंड एंशिएंट टेक्स्ट पुट इन कल्टिवेटर्स, ट्रेडर, हर्ड्समैन, मनी लेंडर, आर्टिशियन.
and they have authority to lay down rules for their respective class. फिर क्या होता है, मगध का राइज होता है, and it's the period between 6th and 4th century BC, and it was one of the profound change in North India. And we briefly visited 16 Mahajanpad earlier, whose large kingdom of North and Central India with their assembly system. जो मगध है वो मॉडर्न डे साउथ बिहार में आता है, and some adjoining area that rose in importance and set a stage for the fusion of many kingdoms. So we have different powerful early kings, जैसे आपके अजात शत्रु हो गए, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्या स्टैब्लिश करने में, मगध स्टैब्लिश करने में. और जो मगध है वो एक डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर है, राइट. सो मगध एम्पायर गेन्ड मच पावर एंड इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बिंबिसार, और जो उनके सन और सक्सेसर थे जिनका नाम था अजात शत्रु, राइट. सो द किंग हैड द फेमस अश्वमेध यज्ञ एंड कैप्चर्ड मेनी नेबरिंग महाजनपदास. धीरे धीरे क्या हुआ, जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हो गया गंगा रिवर, एंड व्हाट हैपेंड, जो किंगडम था कोशला का और काशी का वो उसको एनेक्स कर लिया गया. एंड मगध एम्पायर फॉट ग्रूसम बैटल्स विथ मोस्ट ऑफ इट्स नेबर. व्हाई? बिकॉज उसके जो सुपीरियर मतलब वेपन्स जो थे वो बहुत अच्छे थे उसके पास. सो देन व्हाट हैपेंड, वी हैव इट्स ओपोनेंट्स डिड नॉट स्टैंड एंड चेंज हैज चांस अगेंस्ट इट, एंड अजात शत्रु इवन बिल्ड अ मैसिव फोर्ट एट हिज कैपिटल Patliputra, right? Magad became the most powerful Mahajanpad as its land was very fertile. क्योंकि जो इनके लैंड थे ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थे, right? And there were large deposit of iron ore which was used for making weapon. यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट देखने को मिलेंगे आयरन ओर के, और जिससे हम वेपन्स बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं. एंड देयर आर मेनी रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं, दे आर फ्लोइंग in this region, provided water for irrigation and also served as a means of transportation. And it has to defend the territory from the invader. और इसने क्या करा, हेल्प करा कंट्री को कि हम डिफेंड करें from the invaders. And the forest in this region provided timber, which was used to make chariots, and provided animals like elephant, which were effective war resources. ये क्या थे कि effective war resources थे. And this is an unmatched military force, and the Magad Empire naturally had an advantage. Magad Empire के पास naturally एक advantage भी थी other kingdoms की, right? So what happened? हमारे पास कुछ powerful rulers थे that used the benefit of land and resources to their advantage, and what they did, they maintained efficient administration over here. इससे क्या हुआ? Their Magad being expected as the most powerful of the 16 Mahajanpas. धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर द डेथ, जैसे ही क्या होती है, डेथ हो जाती है किंग उदयन की, मगध एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है रैपिडली. धीरे 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 क्या होता है, वो डिक्लाइन होने लग जाता है. सो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड करप्शन विद इन द किंगडम. देन व्हाट हैपेंड, जो मगध एम्पायर था, इट वाज टेकन ओवर बाय द पावरफुल नंदा डायनेस्टी, व्हिच देन रूल्ड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर बीइंग टेकन ओवर बाय द मॉडर्न्स. So we have prevailing situation. So around 323 BCE, what happened? Magad, the major Indian kingdom of the time, was ruled by king who was unpopular among his people. So foreign invader has overrun large section of the country. और जो अलेक्जेंडर था वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, ग्रीक किंग था. देन व्हाट हैपेंड, जो किंगडम था वो स्प्रेड हुआ ओवर अ वास्ट एरिया, बट द रूलर वर ग्रेजुअली लूजिंग कंट्रोल एज द पीपल डू नॉट हैव फेथ, क्योंकि लोगों को ना फेथ नहीं था अपने रूलर पे. सो व्हाट हैपेंड, जो स्मॉलर स्टेट्स थे दे वर आल्सो इन द स्टेट ऑफ डिस्पेयर. सो फॉरेन इन्वेडर हैड ओवरटर्न लार्ज सेक्शन ऑफ द कंट्री. जो अलेक्जेंडर था, अ वेरी एम्बिशियस ग्रीक किंग, वाज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड इंडिया. वो क्या कर रहा था, इंडिया की तरफ प्रोग्रेस कर रहा था. सो अराइवल ऑफ द ग्रीक, while the kingdom of Magad was emerging as a powerful force in the eastern part of India subcontinent, events of great importance were taking place in the northwestern region. So जो area था वो lie कर रहा था close to the pass that is connected India with Central Asia and further to the Mediterranean world, and had always been a meeting ground on different people and culture. The northwest frontier was dotted with small kingdom and tribal republic. These states often came into conflict with one another.
और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज थी। मतलब ये क्या कर रहे थे, एंशिएंट ट्रेड के लिए कंट्रोल कर रहे थे मिलिट्री रूट्स को। अमंग दीज रूलर्स वी हैव Parwas, which was one of the most prominent territories that lie in Punjab region, and they were led by the famous king. So Porus was known for his bravery, strong army, elephant corps, which made him formidable power in the region. It was into a political landscape जो आपके smaller states में divided था। फिर क्या होता है, अलेक्जेंडर कुछ efforts करता है इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, right? So Alexander entered India through the Hindu Kush mountains. He fought his way through, and by 326 BE he had crossed the Indus River. इन्होंने क्या करा, इंडस रिवर को क्रॉस करा। Here he meet, किसको मेट करा? He met the king of Takshila, which is located near Islamabad, the capital of modern day। तो किंग ने क्या करा, वेलकम करा अलेक्जेंडर को, and he provided 5,000 troops to help Alexander in his future conquest. Alexander confronted 200 strong elephant corps of King Porus and was successful in defeating him. He reinstated him and made him ally. His army has reached present-day Lahore when, for the first time, his soldiers refused to obey him. So Alexander felt that the occupied territory on the west of Indus River was under the control of his Selyus-Nicator, returned to Greece. He died at Babylon. The exit of Alexander and gradual क्या होता है, decline होता है मगध का. During this chaotic period, a new leader called Chandragupta Maurya emerged. So during this chaotic period, what happened? New leader called Chandragupta Maurya emerged. फिर हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य emerged हो जाते हैं and he become the founder of the first empire in India, जिसको हम मौर्यन एम्पायर कहते हैं. सो मौर्यन एम्पायर की हम बात करें तो चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, वॉज अ टीचर इन तक्षशिला. क्या थे, टीचर थे. व्हेन अलेक्जेंडर केम फ्रॉम द वेस्ट टू एनेक्स द सराउंडिंग टेरिटरी, राइट? सो द किंग ऑफ तक्षशिला एंड गंधार बिकम वैलीज ऑफ अलेक्जेंडर. चाणक्य प्लान टू डिफीट अलेक्जेंडर and it sought help from the other king. Porus, king of Punjab, the only who challenged Alexander, but he was defeated. क्या होता कि बैटल हुआ था हाइट्स पास रिवर का, झेलम रिवर जिसे हम कहते हैं, और उसमें वो डिफीट हो गया था. चाणक्य then went further to the east of Magad to seek the help of Dhananda, who ruled vast Nanda empire with extent from Bihar and Bengal and east to Punjab, Sindh. Dhananda refused to help him. After this incident, what happened? Chanakya pursued his disciple Chandragupta to build an empire and could protect Indian territory. और आप क्या करो, जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है उनको प्रोटेक्ट करो. Then we have the story of Kautilya. So the Buddhist texts recount the story of Kautilya, who is also known by the names of Chanakya or Vishnu. He was a renowned scholar and teacher at the University of Takshila, which was considered a great center of learning in ancient world. So Kautilya's extraordinary journey began in the court of King Dharananda. By that time, what happened? जो Dharananda थे, they were grown increasingly unpopular among his subjects. So nothing the growing discontent among the people, Kautilya advised King Dharananda to reform his way and rule more justly, warning him the failure to do so. So eventually it's bring about the downfall in the empire. Instead of heeding his wise counsel, Dharananda क्या हुआ? It's grow furious. He insulted Kautilya in the front of court and ordered him to throw out. We have humiliated yet determined. Kautilya took a solemn oath that he would put an end to a tyrannical rule of Nandas. Achievement क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के? एक तो इन्होंने strong army बनाई with rooted out of Nanda dynasty. He captured Punjab, Gujarat and South India. His empire expanded from Afghanistan in the west to Assam in the east, from Kashmir in the north to Karnataka in the south. We have Selyus-Nicator, the Greek ruler, was defeated and forced to sign a peace treaty and gave his daughter in the marriage to Chandragupta. Right? Then what happened? Selyus-Nicator, ambassador of Megasthenes to Mauryan Empire, he ruled for 25 years and gave his throne to his son. फिर वो अपने बेटे को अपनी थ्रोन देता है बिंदुसार को, and said he have become a Zen ascetic and starved to death. So Bindusar ruled smoothly
and extended his empire in South India. He had good relation with Greek, Syrians and Egyptians. बिंदुसार की हम बात करें, चंद्रगुप्त passed his empire to his son Bindusar. Bindusar assumed the title Amitrghata, the slaver of fools. He is said to have extended the modern empire toward the Deccan region of South. इन्होंने 26 ईयर के लिए रूल करा. Now we have Ashoka, the king who chased peace. Ashoka was one of the greatest ruler of Mauryan dynasty. He served as a governor of two important provinces. एक है तक्षशिला और दूसरा है उज्जैन. At the age of 18, जब वो 18 साल के थे, Ashoka was appointed by Bindusar a viceroy of Avanti with Ujjain as a capital, and he was fond of hunting or killing of birds and loved non-vegetarian food. When Bindusar died, Ashoka captured his throne with the help of Radhagupta or kept it in the war of succession. Now coronation. Ashok became the ruler of Mauryan Empire in 272 BC. His coronation ceremony was performed in 269 BC. He got the title of देवनम प्रिय और प्रियदर्शी. नाउ कलिंगा वॉर होता है 13. In the 13th year of the reign, Ashoka was involved in Kalinga modern Odisha war, which proved to be a turning point of his life, caused by vivid description of the horror of Kalinga war. Ashoka conquered Kalinga, and what it did, it added to his empire. Result क्या था? It was deeply influenced Ashoka's personal and political life. He was so deeply moved by the horror of the war and suffering of the people. Right? The sight of bloodshed, human suffering and destruction. इसने क्या करा? जो feeling है उसको awaken करा, and he left the path of Digvijay. Digvijay means conquest of territory, and they began to follow policy of Dharma Vijay, means conquest of dharma. और उन्होंने क्या spread करा? Rightness in the world. After the war, Ashoka became a follower of Buddhism and began to preach his religion. Lastly, Ashoka decided to establish Dhamma, which was based on, वो किस पे based था? Moral principle. Next is Ashoka Dhamma. So means Ashoka began to spread teaching of Buddha. वही जो अशोका थे वो क्या कर रहे थे? बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड कर रहे थे by issuing edicts. और ये जो edicts होते थे, they were engraved. ये आपको कहाँ देखने को मिलते थे? रॉक और पिलर पे, एंड दे आर रिटन इन ब्राह्मणी एंड प्राकृत लैंग्वेज. यहाँ पे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज नहीं करा. इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ लर्न, एंड ही यूज्ड कॉमन पीपल लैंग्वेजेस, सो दैट भाई क्यों यूज करे कॉमन पीपल की लैंग्वेज? कि भाई कॉमन पीपल भी उसको समझ सके. So for that, Ashoka Dhamma was based on good ideals. Ashoka spread his Dhamma policy not only in empire but also sent missionary to abroad. ये नहीं कि खाली अपने empire में फैलाए, लेकिन कुछ missionaries को abroad भी भेजा to spread the religion. And Ashoka, what he did, he laid a stress on the high idea of conduct. So Dhamma in Pali word dharma, it is based on good conduct. इसका main principle क्या क्या थे अशोका धमा के? अहिंसा और नॉन वायलेंस. मीन्स आपको वायलेंस नहीं करना है, किसी भी लिविंग को किल नहीं करना. जेनरोसिटी टुवर्ड्स ऑल, हॉनेस्टी और काइंडनेस आपको सबके साथ प्रैक्टिस करनी है, चाहे उसमें सर्वेंट्स हो. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इन ह्यूमन मैनर. पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन चैरिटी इन व्हाटएवर पॉसिबल, गिविंग मनी टू द पुअर, इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ धम्म. नाउ टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स मीन्स आपको हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है. नाउ ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर, मतलब चिल्ड्रन को ओबे करना है पेरेंट्स और एल्डर्स को, कि अपने चिल्ड्रंस की अंडरस्टैंडिंग को समझ सके. नाउ अशोका सर्विस टू बुद्धिज्म. सो ही ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन ऑनर ऑफ बुद्धा. इन्होंने क्या करा? मॉन्यूमेंट्स बनाए किसके ऑनर में? आपके बुद्धा के ऑनर में. और मोनेस्ट्रीज को क्या बोला जाता? विहारास, और जिसमें आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स रह सकते थे. He said that to have constructed thousands of stupas traditionally, he convened the third Buddhist council at Patliputra, जिससे डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सके. ये इन्होंने अपने टीचर्स को भेजा फॉरेन कंट्रीज. He also sent his son महेंद्र और उनकी डॉटर थी जिनका नाम था संघमित्रा, इन्हें श्रीलंका भेजते बुद्धिज्म को स्प्रेड करने. He was the first ancient king who spoke directly to the people through inspiration and edicts. Loyan capital at Sarnath, ये क्या थी? ये एक adopted as national emblem, and we see that in our own currency, notes, coins and government documents are national flags जो है
Ashoka Chakra taken from the Loyan capital Sarnath. So Ashoka pillar is made up of sandstone. हर एक पिलर जो था कैपिटल का वो featuring animal figure से covered था, जिसमें आपका elephant, bull and lion all were there. नाउ अब हम बात करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के. देखो जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हाउ टू रन अ गुड गवर्नमेंट. अशोका बेस्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दीज गाइडलाइंस एंड द किंग जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हम क्या कहते हैं मंत्री परिषद, उनको एडवाइस करते थे. एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को हमने 4 डिवीजन में सेंट्रल, आपका प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल पे डिवाइड करा. So the administration of the city of पाटलिपुत्र was different from other. पहले अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी था at the center and he took important decision concerning the welfare of the people. वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को असिस्ट करते थे, they acting the king as advisor. Then we had provincial. तो एम्पायर जो था वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. हर एक प्रोविंसेस के हेड होते थे प्रिंस, जो आपके ग्रुप ऑफ ऑफिसर होते थे जो डिफरेंट लोगों को असिस्ट करते थे. He ruled the province as representative of the king. डिस्ट्रिक्ट की बात करें, each province have further divided into district और head of the district कौन होते थे? प्रदेष्टा and युक्तास and राजकुटास. Then we have village, so number of villages together form a district. Now Mauryan art and architecture. अब हम बात करते हैं मौर्यन. भाई इन्होंने स्तूपास, पिलर्स, विहारास और पैलेसेस बनाए. स्तूपा कैसे होते थे? डोम शेप्ड होते थे, ब्रिक और स्टोन के बने होते थे. सबसे जो फेमस था वो सांची नियर भोपाल, जो आपका अशोका ने स्टार्ट कर रखा है एंड इट वाज लेटर एनलार्ज्ड. देयर आर ब्यूटीफुल कार्व्ड गेटवेज ओवर यू विल सी एंड विहारास एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और लिविंग क्वार्टर्स ऑफ मॉन्क्स. द अर्लीस्ट वर रॉक कट केव्स जो आपके मॉडर्न टाइम्स पे बने थे. सबसे बेस्ट नोन आपका बराबर और नागार्जुनी केव्स है एंड नियर जेनाबाद डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में, राइट. ये आपका ग्रेनाइट हिल से बना हुआ है. नेक्स्ट इज ऑफ्टन वी हैव डिफरेंट बिल्डिंग एंड पैलेसेस जो आपके इम्प्रेस करते हैं पीपल को and other time to show their belief in religion. The tax money was used, even rich merchant made temple and Buddhist monks were once जिन्होंने क्या करा था आपके cave home को. Next we have modern, they excelled in the art of sculpting stone. They sculptured huge stone female figures of yashtis and representing feminine beauty. Now the polished Ashoka pillar वो marble थे in the model craftsmen और वो single stone के होते थे, 50 टन होते थे, हर हाइट भी 30 फीट टॉल से ज्यादा. ये सीजल शेप्ड होते थे, पॉलिश्ड होते थे एंड दे आर क्राउन्ड विद फिगर ऑफ बुल्स एंड लॉयंस. स्टोन पिलर जो आपका लुम्नी में है, बियर एन इंस्क्रिप्शन व्हिच इज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन रन एज टू फॉलो. किंग प्रियदर्शनी अशोका बिलोव्ड ऑफ देवास इन 20 years of coronation himself made to royal visit. और बुद्धा शुकमणि having been born here a stone railing was built and the pillar was erected over there. फिर क्या होता है, मॉरियंस का डिक्लाइन हो जाता है. जैसे ही डेथ होती है अशोका की 232 BCE में, यू विल सी दैट सेंट्रल कमांड फ्रॉम पाटलिपुत्र वीकन. जो सेंट्रल कमांड थी पाटलिपुत्र की वो कमजोर हो जाती है एंड लेटर रूलर्स डिड नॉट हैव एन एक्यूम एंड लीडरशिप स्किल, सो दे वर वीक. सच अ बिग एम्पायर बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज. भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इसको मैनेज करना. एज अ नेटवर्क ऑफ रोड्स वाज डैमेज बाय द फ्लड्स एंड द स्टेट बिकम फाइनेंशियली वीक. और स्टेट कैसी हो गई? फाइनेंशियली वीक हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड and provinces started disintegration. And Mauryan dynasty came to end. The final blow tha was given by the Sungas who took over the throne. And in 185 BC, last Mauryan ruler जिनका नाम था बृहदिता, he was assassinated by commander-in-chief जिनका नाम था पुष्यमित्र Sunga. And later the foundation of the Sunga dynasty was done. Right children, so this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.